हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम अगेन जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज कोलॉइड्स। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। ओके, इससे पहले हमने कोलॉइड्स के बाकी सारे टॉपिक देखे हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलते हो तो वहां पे आप जैसे ही देखोगे इस टॉपिक को प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो डायरेक्टली वहां पे स्टार्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड अगर आपको करना है, लेट्स से यू वांट टू प्रिपेयर कोलॉइड्स, तो वहां पे आपको सीधे सीधे तीन तरीके बता रखे हैं। पहला होगा आपका केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा होगा ब्रेडिक्स आर्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड थर्ड इज लाइक पेप्टाइजेशन। विदाउट गिविंग मच बैकग्राउंड की इस तरीके से क्यों क्लासिफाइड है, वो सिंपली इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजें जानने से पहले जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली बता रखी है, थोड़ा बहुत और थोड़ा बैकग्राउंड में आपको देता हूँ सो दैट कि आपको समझ भी आएगी ये सारी चीजें, और रिटेन करने के लिए, याद रखने के लिए भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो देखो, अभी तक आप पढ़ चुके हो अभी तक आप पढ़ चुके हो कि दो तरीके के कोलाइड्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका लायोफोबिक, एक हो सकता है आपका लायोफोबिक, राइट, एंड दूसरा हो सकता है आपका लायोफिलिक। अब आपको ध्यान हो कि फोबिक का मतलब क्या होता है, जो डर के भागता है, राइट, जो डर के भागता है, दैट मीन्स हेटिंग, एक दूसरे को हेट करते हैं, राइट, दैट मीन्स लिक्विड हेटिंग। अगर यहाँ पे लायो लिखा हुआ है तो दैट मीन्स लिक्विड हेटिंग हो गया। और ये किसके बारे में बोला जा रहा है? डिस्पर्स फेज के बारे में बोला जा रहा है। उनका इंटरेक्शन इस तरीके से होता है कि वो लिक्विड हीटिंग होते हैं। अगर यहाँ पे लायो की जगह मैं हाइड्रो कर दूं तो वाटर हीटिंग हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर फिलिक है तो फिलिक का मतलब क्या हो गया? लविंग हो गया, राइट। इसका सिंपल मतलब है कि अगर कोई चीज लायोफिलिक है, इसका मतलब है बड़ी आसानी से वो लिक्विड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बड़ी आसानी के साथ। अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाना इजी होता है। हमने पहले पढ़ रखा है, सिंपल शेकिंग से भी बन जाता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, एंड बड़ी आसानी से लायोफिलिक कोलॉइड्स बन जाते हैं। मुश्किल क्या है बनाना? लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाना मुश्किल है। ओके, तो ध्यान रखना, ये जितने भी प्रिपरेशन के मेथड आपको बुक में बताए गए हैं, वो सारे के सारे लायोफोबिक को बनाने के बताए गए हैं। ओके, सो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो एक पॉइंट तो मैं आपको ये बताना चाहता था। दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से पहले एक समझ में आना चाहिए कि पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, राइट, कि क्यों हमने इनको इन तीन तरीकों में क्लासिफाई करा है, या हम इन तीन तरीके से ही प्रिपेयर करना क्यों पड़ रहे हैं। देखो, होता क्या है कि अगर आप कोलॉइड्स के प्रिपरेशन पे जाओ तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप डिसइंटीग्रेट करो इसको, या कंडेंस करो, कंबाइन करो। कहने का क्या मतलब है? डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना हो गया, डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना हो गया। सो अगर मैं डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसका सिंपल मतलब है बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। और जब वो छोटे पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज में होंगे तो मैं बोलूंगा वो मैंने किस प्रोसेस से करा है? डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से करा है। और अगर कॉम्बिनेशन या कंडेंस कर रहा हूं तो इसका ऑपोजिट हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन होके एक बड़े पार्टिकल बनेंगे, और वो जाके किस रेंज में आएगा? कोलाइडल रेंज में। तो ध्यान रखना, ये भी कोलाइडल रेंज में होना चाहिए, ये भी कोलाइडल रेंज में होना चाहिए। अल्टीमेटली आप किसी चीज को कोलाइड्स कब बोलोगे? जब वो आपका कोलाइडल रेंज में होगा। ओके, तो ये दो बेसिक तरीके हैं, ये दो बेसिक डिफरेंस है क्यों इस तरीके से इनको अलग अलग रखा गया है। अब फर्दर जो डायरेक्टली आपको बुक में पढ़ाया गया है दैट इज कि केमिकल मेथड हो गया, ब्रेडिक्स आर्क मेथड हो गया, पेप्टाइजेशन हो गया, वो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं पार्टिकल्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, या ब्रिडिक्स आर्क मेथड होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है ब्रिडिक्स आर्क मेथड क्या हो सकता है, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एंड पेप्टाइजेशन में भी क्या है कि एक प्रेसिपिटेट है, आपको उसमें कुछ डालते हो जिसकी वजह से उसको ब्रेक डाउन करके फिर दोबारा क्या बनाते हो? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। एंड कंडेंसेशन में क्या हो गया? केमिकल मेथड। तो ध्यान रखना, जो केमिकल मेथड सबसे पहले पढ़ाया गया एनसीईआरटी में दैट इज पार्ट ऑफ कंडेंसेशन या कंबाइन। उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स जुड़ते हैं और वो फाइनली एक सॉल्व बनाते हैं, मेटल सॉल्व जनरली, या सल्फर सॉल्व, ये सारी चीजें।
एंड वो कोलाइडल रेंज में होती हैं। फिर ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, इसमें डायग्राम के साथ प्रिपरेशन बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, एंड उसके बाद पेप्टाइजेशन पढ़ेंगे, एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी डिसइंटीग्रेशन, एंड इसमें सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जहाँ पे मैंने पहले से ही आपके लिए एनसीईआरटी बुक में जो आपका डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, उसी को बेसिस मान के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो ब्रेडिक्स आर्क मेथड। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये पूरा सेटअप कर रखा है क्या है, कैसे, किस तरीके से। सो सबसे पहली चीज है कि अगर आप पेपर में मान लो सिंपल एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन्स, लेट्स से क्वेश्चन है एक्सप्लेन, explain Bredik's arc method of preparation of colloidal solve। ओके, सो ब्रेडिक्स आर्क मेथड से आप कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाते हो इसको एक्सप्लेन करो। तो आप पेपर में जब भी आंसर लिखते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, तो सेटअप आप एक्सप्लेन करते हो क्या सारी चीजें हैं, फिर वर्किंग आप एक्सप्लेन करते हो, राइट, एंड उसका कुछ एप्लीकेशन एग्जांपल आप एक्सप्लेन करते हो। तो इसी बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा भी, ताकि आपको ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल हो। एंड वैसे भी जब एक्सप्लेन करना होता है तो मेरा पर्पस मेन ये है कि आपको इस तरीके से समझा दिया जाए कि आपको ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन करके रखो, एंड उसके बाद आप खुद से अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। बेस्ट चीज़ यही होती है अगर आप अपने वर्ड्स में लिख पाओ आंसर्स को, रैदर देन आपके टीचर ने जो एज इट इज़ बताया वो छाप दो, या फिर आपको एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी है वो छाप दो। उससे होता क्या है कि जो चेक कर रहा होता है उसको एक इम्प्रेशन जाता है कि इसने बस रटा रटाया लिख रखा है, जबकि आपको समझ आता है फिर भी। तो हमेशा एक अपना टच देना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट की सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। जैसा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको दिख रहा है, आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, देन आपके पास डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड देन आपके पास आइस बाथ टब है, जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है, इस पूरे सिस्टम को, apparatus को डिप कर रखा है, ताकि यहाँ से बहुत एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो। यहाँ पे आइस आपने बाहर से रख रखा है तो अंदर की साइड को बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, एंड यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, सीम्स लाइक मेटल। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब इसको आप टच करते हो तो यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, एंड देन क्या होता है वो सारी चीजें। तो सेटअप में आप क्या लिखोगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑब्वियसली टू इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स जो मेटल के होंगे, ओके, जिसका आपको सॉल्व बनाना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड जनरली आप किस लिए यूज करते हो, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सोल्स। हमेशा किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सोल्स। उनमें भी अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं, ज्यादातर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन तीनों चीजों के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो किस लिए यूज होता है वो आपको पता है। नाउ मैंने बोला एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, दो इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे। दो इलेक्ट्रोड हमेशा ध्यान रखना उसी मेटल के होने चाहिए जिसका आपको सॉल्व बनाना है। तो अगर गोल्ड का बनाना है तो बोथ द इलेक्ट्रोड विल बी ऑफ गोल्ड, सिमिलर फॉर सिल्वर एंड सिमिलर फॉर प्लेटिनम, आपको जिसका बनाना है। देन आपके पास क्या होगा, आपके पास डिस्पर्शन मीडियम होगा। डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो सकता है, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। देन आपके पास आइस बाथ होगा। आइस बाथ किस लिए होता है, सो दैट कि एक कंडेंसिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है लगाने का लेटर, जब मैं वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये तीनों चीजें क्या हो गई आपकी, ये आपका सेटअप हो गया। अब वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग पे मैं एक फ्लो डायग्राम की तरह बनाता हूँ, एंड सो दैट आपको वो ध्यान रहेगा, आपको याद भी रहेगा और ध्यान भी रहेगा। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि आपके पास क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड्स है। आपके पास क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड्स है। अब मेटल इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट। तो जब आपको जब जब आप इनको टच करोगे तो ये सबसे पहली चीज क्या है, बहुत हाई वोल्टेज पे है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत हाई वोल्टेज पे है। ये मैं आपको फ्लो डायग्राम की तरह बताता हूँ ताकि आपको मेमोरी में ध्यान हो जाए, याद रहेगा। तो मेटल इलेक्ट्रोड है आपके पास, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे है। अब क्या होगा जब आप इसको टच करोगे, जब आप इसको टच करोगे, जब आप इसको टच करोगे तो होगा क्या, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, राइट। इलेक्ट्रिक स्पार्क बोल लो या आर्क बोल लो, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा, राइट।
इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा। आप ध्यान रखना, इसीलिए इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं, राइट, आर्क मेथड। दैट इज वाई आर्क जनरेट हो रहा है, इसलिए आर्क मेथड भी बोलते हैं। तो टच किया, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हुआ। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है जब आप इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स को टच करते हो कि मेटल क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे आपके। मेटल क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। अब मेटल वेपराइज होके उड़ जाएगा तो फिर आपके क्या काम का है? आपको तो चाहिए कि आपको क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्व बनाना है। तो आपको चाहिए कि मेटल भाई उसी डिस्पर्शन मीडियम में मिले, तभी तो आपका बनेगा। वेपराइज हो गया तो क्या? अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ, आइस बात क्यों चाहिए। क्योंकि जो वेपराइज्ड मेटल है वो जैसे ही, इसका पर्पस या इस बात का क्या है कि वेपराइज्ड मेटल है, वहां पे आपको जितनी जल्दी कूलिंग इफेक्ट करोगे उतनी जल्दी वो क्या रहेगा, वो आपका डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिल के रहेगा, अदरवाइज वेपराइज नहीं होगा। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम वेपराइजेशन ऑब्वियसली आइस बात हमारे काम आता है। तो इंटेंस हीट से क्या हो जाएगा, मेटल वेपराइज हो जाता है। इंटेंस हीट से क्या होगा, मेटल क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। कंडेंस द पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स को आप क्या करते हो, कंडेंस करते हो। कंडेंस ऑब्वियसली ये जो कूलिंग इफेक्ट आप जनरेट करते हो उसके चक्कर में होगा, उसकी हेल्प से होगा। ओके, सो जैसे कंडेंस द पार्टिकल, जैसे आप कंडेंस करोगे पार्टिकल को तो आपका वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा मेटल सॉल्व। अब अगर आपका इलेक्ट्रोड गोल्ड का है तो गोल्ड सॉल्व बनेगा, अगर आपका इलेक्ट्रोड सिल्वर का है तो सिल्वर सॉल्व बनेगा, आपका प्लेटिनम का है तो प्लेटिनम सॉल्व बनेगा। बट यहाँ पे एक कैच है, देखो, जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे एक बात नहीं करी कि हम जो आपका डिस्पर्शन मीडियम होता है उसमें एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं। क्वेश्चन है कि क्यों ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मेरे को एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए। ओके, एंड दैट कैन बी KOH और वट एवर। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट आंख बंद करके नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ पेप्टाइजेशन वाले में भी, लेकिन ध्यान रखना कि आंख बंद करके आप कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इसलिए वर्ड सुटेबल यूज करते हैं। लेकिन पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो जानना बहुत जरूरी है। देखो, हमारे पास दो मेन प्रॉब्लम होती है, सॉरी, हमारे पास दो मेन प्रॉब्लम होती है जब हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड से कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करने जा रहे होते हैं। पहली चीज होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये आप पेपर में भी जब आपको एक्सप्लेन कोई करने को बोलेगा तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो, उसको एक इम्प्रेशन जाता है कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आता है। ओके, सो दो प्रॉब्लम है हमारे साथ। पहला प्रॉब्लम है वेपराइजेशन का, राइट। अब वेपराइजेशन का तो हमने इलाज ढूंढ लिया कि भाई आइस बात लगा दिया, कंडेंस हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अब कंडेंस तो कर दिया, राइट, आपने कंडेंस कर दिया। अब मान लो कि आपके पास गोल्ड है, आपने उसको कंडेंस कर दिया। अभी कंडेंस होने के बाद वापस सारे गोल्ड के पार्टिकल जुड़ जुड़ के वापस ही गोल्ड मेटल बना लेंगे, तो फिर आपका पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। अभी भी आपके पास पानी और गोल्ड ही है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं ऊपर कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, गोल्ड मान लो बना है, एक गोल्ड पार्टिकल बना है यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे ये लेते हैं, यस। सो लेट्स से यहाँ पे एक गोल्ड पार्टिकल बना, एक गोल्ड पार्टिकल बना, एक गोल्ड पार्टिकल बना। अब ये वेपराइज होने से तो आपने बचा लिया, किसकी हेल्प से, आइस बात की हेल्प से इसने कंडेंस कर दिया। लेकिन कंडेंस होकर सारे नीचे बैठ जाएं और आपस में फिर से जुड़ जाए तो बड़ा सा गोल्ड पार्टिकल बना लेंगे फिर से। आपको चाहिए कि आपस में जुड़े ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप यूज करते हो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। अब वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कैसे आपकी हेल्प करता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि गोल्ड पार्टिकल बना, गोल्ड पार्टिकल, गोल्ड पार्टिकल। अब ये आपस में ना जुड़े, इसके लिए क्या करता है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, अब ये मेटल है, राइट, तो KOH जो है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, KOH हो गया। अब KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज K प्लस OH माइनस। सो मेटल के साथ क्या होगा, OH जो माइनस है वो चारों तरफ इसके नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये चारों तरफ इसके नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाएगा। अब ऐसा अगर इसके साथ हो रहा है तो इसके साथ भी होगा, ये अलग थोड़ी है, राइट।
अब आपको बिल्कुल आंसर सामने दिख रहा है कि हाँ, दोनों अगर चारों तरफ से बाहर से नेगेटिव पार्टिकल्स से घिरे हुए हैं, तो ये आपस में जुड़ने तो नहीं वाले भैया, अलग-अलग रहेंगे। एंड वो आपका पर्पस सॉल्व कर देता है कि वापस ये मेटल में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? एंड आपका सॉलिड सॉल्व बनेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आपको एक बार फिर से मैं बस रिवाइज कराता हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेटअप लिखना पड़ेगा। आपके पास मेटल है, मेटल उसी मेटल इलेक्ट्रोड होगा, उसी का होना चाहिए जिसका आप सॉल्व बनाना चाहते हो। डिस्पर्शन मीडियम होगा, वाटर हो सकता है, आइस बाथ है चारों तरफ से, देन आपके पास सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद वर्किंग में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मेटल इलेक्ट्रोड है आपके पास, जब हाई वोल्टेज पे होते हैं वो टच करते हो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि इंटेंस हीट जनरेट होता है, इंटेंस हीट से मेटल वेपराइज हो जाता है, मेटल वेपराइज होगा तो आप क्या करते हो, आइस बाथ से उसको कंडेंस कर लेते हो और कंडेंस होने के बाद वो मेटल सॉल्व बना लेता है। एंड मेटल सॉल्व बनाने में उसको हेल्प क्या करता है, ये आपका सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट उसको वापस मेटल में कन्वर्ट नहीं होने देता। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो पेपर में आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है, सेटअप एक्सप्लेन करना है, वर्किंग एक्सप्लेन करना है और रियल लाइफ एग्जांपल यही है कि आप मेटल सॉल्व बनाते हो उसके हेल्प से, राइट? आई होप आपको ये चीज़ समझ अच्छे से आ गई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एक बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चों, जिसमें क्या होता है, आपको पेप्टाइजेशन क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे कि पेपर में आ गया व्हाट इज पेप्टाइजेशन, तो सिंपल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। सो आपके पास प्रेसिपिटेट है, वो प्रोसेस जिससे आप प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट करते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में उसी को आप क्या बोलते हो, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पेप्टाइजेशन। सिंपल। एंड कैसे करते हैं, सिंपली बाय शेकिंग, बाय शेकिंग। अब किस में शेक करना है ये आपको बताया जाता है, इन डिस्पर्शन मीडियम, राइट? डिस्पर्शन मीडियम क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। अगेन यहाँ पे सुटेबल क्या चाहिए होगा, आपका सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा, फॉर द सेम रीजन जो हमें अभी हमने ऊपर पढ़ा है, राइट? कि वो एक्युमुलेट ना हो जाए, मेटल वापस अपने रियल फॉर्म में ना आ जाए, उसको सॉल्व बनना है तो उसमें एक डिस्टेंस रहना चाहिए ताकि वो एक सॉल्व बना के रखे, कोलाइडल सॉल्व, ना कि वो वापस मेटल बन जाए, राइट? तो इस पर्पस के लिए, सो इसको आपने क्या बोला, पेप्टाइजेशन बोल दिया। सो सिंपल सी चीज है, आप क्या लोगे, आपके पास लेट्स से आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ओके? टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर दिया, पीपीटी डाला, उसमें डाल दिया वाटर। ये वाटर आपका किस तरीके से काम करेगा, डिस्पर्शन मीडियम की तरह। उसमें आपने क्या करा, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। अगेन जैसा पहले बताया, इलेक्ट्रोलाइट आंख बंद करके नहीं, डिपेंड्स ऑन कि किस चीज का प्रेसिपिटेट है। जनरली ध्यान रखने वाली आपको जो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कभी भी कैसे आप चूज करते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, जो भी प्रेसिपिटेट है उसमें ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉल्ट है, उसमें एक प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे, तो ऑब्वियसली आपको आयंस होंगे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उसमें कोई एक वन कॉमन वन कॉमन आयन हो, एक कॉमन आयन हो, आपका सुटेबल काम हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल सी चीज है, आपने प्रेसिपिटेट लिया, आपने वाटर लिया, आपने सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट लिया, शेक किया बंद करके ऊपर से, और आपका प्रेसिपिटेट रेडी, सॉरी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन रेडी है। ठीक है, इतना ही सिंपल होता है पेप्टाइजेशन। तो पेपर में अगर पूछ दिया व्हाट इज पेप्टाइजेशन, तो आपको बताना है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन यूजिंग अ सुटेबल electrolyte and in a dispersion medium that can be water. ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल सी चीज है, ओके? आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हो दैट इज हमेशा एक एक लॉजिक होता है कि एक कॉमन आयन होना चाहिए प्रेसिपिटेट जैसा। सो लेट्स से आपका जस्ट अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास के आई है, राइट? सो उसके साथ आप के ओ एच यूज कर सकते हो, एक कॉमन आयन हो गया। देन अगेन आपके पास लेट्स से AgCl3 है, तो इसके साथ AgNO3 यूज कर सकते हो, तो एक कॉमन आयन हो गया। तो दिस इज हाउ वी मेक श्योर कि एक कॉमन आयन है, तो उस प्रेसिपिटेट के कॉम्बिनेशन के लिए एक सफिशिएंट आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से यूज कर सकते हो, एंड इट इज एज सिंपल एज दिस, ओके? आई होप आपको ये ध्यान रहेगा। एंड आपको जैसे बताया गया कि क्यों आप यूज करते हो इलेक्ट्रोलाइट, सेम रीजन कि जब वो प्रेसिपिटेट से आप जब उसको शेक कर रहे होगे, तो ऑब्वियस सी चीज क्या होगा, आपका अलग होगा मेटल आयन।
बट आप नहीं चाहते कि मेटल आयन वापस जुड़ जुड़ के आपस में ये मेटल बना ले। तो आप चाहते हो कि उसके चारों तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव का एक लेयर आ जाए जो क्या करे, उन दोनों मेटल आयन को आपस में जुड़ने में ना दे। जो आपका पर्पस है क्या बनाने का, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का। तो इस चीज को पूरा करने के लिए आप सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आई होंगी। एंड लास्ट हम टॉपिक पे आते हैं, दैट इज केमिकल मेथड, जो आपका क्या है, किसकी हेल्प से होता है, आपका ये कॉम्बिनेशन बोल लो या कंडेंसेशन बोल लो। सो यहाँ पे आपका केमिकल मेथड है। अब केमिकल मेथड में क्या हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब अगेन केमिकल मेथड में क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, कोलाइडल सॉल्व बनाते हो। तो पहली चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप किसकी बात करते हो, केमिकल मेथड की बात करते हो, तो उसमें क्या होगा आपका कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन की हेल्प से आप ये चीज करते हो। वो कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, वो कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, वो रिएक्शन हो सकते हैं आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो हो सकता है आपका रिडक्शन, वो हो सकता है आपका हाइड्रोलिसिस, एंड वो हो सकता है आपका डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके। अब पेपर में क्या हो सकता है बच्चों, कि पेपर में आपको डायरेक्टली पूछ ले, पेपर में आपको डायरेक्टली कई बार क्या हो सकता है, पूछ ले कि बताओ हमें डबल डिकम्पोजिशन वाले मेथड से कि कैसे किसी केमिकल सॉल्व का प्रिपरेशन करोगे या कोलाइडल सॉल्व का प्रिपरेशन करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट हर टाइप के एक एक रिएक्शन याद हो। सिंपल केमिकल रिएक्शन होते हैं लेकिन आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। ओके। तो अगर आप एक एक एग्जांपल याद रखते हो पेपर के लिए तो दैट इज सफिशिएंट कि आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ब्रेडिक्स-साक मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको पेप्टाइजेशन अच्छे से ध्यान है और आप इन 3-4 केमिकल रिएक्शन को याद रखते हो, तो इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे दोगे। ओके। तो सबसे पहला अगर मैं एक एग्जांपल लूं डबल डिकम्पोजिशन का, डबल डिकम्पोजिशन में केमिस्ट्री एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लूंगा सो दैट आपको एक रेफरेंस भी रहे और आप उसको ध्यान भी रख सकते हो। तो सबसे पहला डबल डिकम्पोजिशन में है। डबल डिकम्पोजिशन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास दो रिएक्टेंट होंगे एंड डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो जाएगा आपका, राइट। तो आपके पास AS2O3 प्लस 3H2S। ओके। अभी आपका क्या है, किसका एग्जांपल है, डबल डिकम्पोजिशन का। ओके, डीडी में लिख रहा हूँ डबल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली आयन एक्सचेंज हो गया। सो इसके साथ आपका सल्फर आ गया तो आपके पास हो गया AS2S3। दिस इज योर सॉल्व, कोलाइडल सॉल्व। एंड देन यू हैव ऑब्वियस सी चीज है, इसका ऑक्सीडेशन है तो दिस इज आयन एक्सचेंज हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया, एक ही प्रोडक्ट आपको ध्यान आएगा सबसे पहले, दैट इज H2O। सो अगर आपको डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं तो इस वाले रिएक्शन को ध्यान रखना है। ओके। एंड 4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप ध्यान रह जाएगा ये सारा का सारा रिएक्शन। दूसरा आपका एग्जांपल हो सकता है, पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मेथड से बता दो एक। तो ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है, आपको सिंपल सा रूल पता है कि क्या होता है ऑक्सीडेशन में, आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, राइट। सो मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से SO2, राइट, प्लस 2H2S। ओके। ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये आपका क्या क्या बनाएगा, सल्फर सॉल्ट। जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे 3S, तो ये आपका सल्फर सॉल्ट बनाता है एंड देन वाटर। देन आपका एक रिएक्शन हो सकता है, आपको रिडक्शन से पूछा जा सकता है। सो मैं बस ये इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आपको यहाँ पे एक बार रिवीजन हो, अदरवाइज आप इसको एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, सेम रिएक्शन है, आप इसको याद रख सकते हो। पेपर में एट मैक्स यही पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर, अगर इन जेनरिक नहीं पूछ रहे कि मेरे को केमिकल रिएक्शन से कैसे करोगे, तो यही बोल सकते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन से बता दो, ऑक्सीडेशन से बता दो, रिडक्शन से बता दो। तो रिडक्शन में क्या होगा आपका, लेट्स से आपके पास AuCl3 है, इसको आप क्या करते हो, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है, राइट, और वाटर लेते हो। इसको बैलेंस भी कर देता हूँ, 3H2O3 एंड यहाँ पे आपका 2 होगा। एंड जो आपका प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर रिडक्शन, दैट विल बी
सॉल ऑफ AU प्लस आपका ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू ऑब्वियसली एसिड, सो ये आपका एसिड बन गया एंड देन 6HCl, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हाइड्रोलिसिस से मैं बता रहा हूँ, बुक का ही एग्जाम्पल है, सो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। तो ये 4 एग्जाम्पल अगर आपको याद रहेंगे हाइड्रोलिसिस, तो आप क्या करोगे, आप इस टॉपिक के कोई क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करोगे, चाहे आपका नीट का पेपर हो, CBSE का पेपर हो, आप बड़ी आसानी से इसको कर लोगे। ओके, सो FeCl3 है, आपने 3H2O दैट इज वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा, H2O का OH आयरन के साथ चला जाएगा, तो दैट इज FeOH होल 3, सिंपल, दिस इज योर सॉल्व एंड प्लस 3HCl। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक बड़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि अब मैं एक बार पूरा ओवरऑल धीरे धीरे रिवाइज करा देता हूँ फटाफट 2 मिनट में, कि दोनों अलग अलग बातें बोल दी मैंने धीरे धीरे और फटाफट। सो बेसिकली मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि जो भी हमने ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ा है इस वीडियो में। सो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम सा भी बना दूंगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। ओके, सो हमने देखा कि अगर मेरे को प्रिपरेशन करनी है कोलाइड्स की, तो 2 तरीके हो सकते हैं, एक डिसइंटीग्रेशन हो सकता है एंड दूसरा हो सकता है कॉम्बिनेशन टाइप का। डिसइंटीग्रेशन में हमने पढ़ा ब्रेडिक्स आर्क मेथड और हमने पेप्टाइजेशन देखा, और यहाँ पे हमने केमिकल मेथड देखा। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हमने देखा कि किस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है और उसकी हेल्प से मेटल सॉल्व बनाते हो, और वहाँ पे सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है इन दोनों केस में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का। पेप्टाइजेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे प्रेसिपिटेट को आप कन्वर्ट करते हो किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, यूजिंग वाटर, यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, राइट। एंड आपका कॉम्बिनेशन में जो केमिकल मेथड है, इसमें 3-4 तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं। आपका हो सकता है डबल डिकम्पोजिशन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। सबका एक एक एग्जाम्पल आपने ध्यान रखना है। अगर आप इतना कर लोगे तो इस टॉपिक का आप एटलीस्ट कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो। आई होप आपको भी बच्चों ये वीडियो पसंद आई है। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम अप विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।